चलिए बेटा, अब मैंने आप लोगों को कहा, जैसे भी मैंने पूछा आपसे, हमें गणित का मुख्य हथियार, हमारे गणित का मुख्य हथियार क्या है? फार्मूले। ये हमारी गणित का मुख्य हथियार है, फार्मूले, है ना। सूत्र या बोले हम इंस्ट्रूमेंट, फार्मूले एक प्रकार से हमारे ये औजार हैं, है ना। तो जैसे कारीगर होता है कि नहीं होता है? कारीगर होता है ना, जैसे सुतार होता है या मिस्त्री होता है ना, या कारपेंटर होता है, जो भी है वो अपने औजारों के साथ ही काम पे जाते हैं कि नहीं? अगर उनसे औजार छीन लिया जाए और उनसे कहा जाए कि अब काम करो, कर सकते हैं क्या? उसी प्रकार से अगर सूत्र अगर हमसे छीन लिए जाए और सूत्र अगर हमारे पास हमें याद ना हो और हमसे अगर कोई कहे कि सवाल करके दिखाओ, हम कर सकते हैं क्या? बिना सूत्र के जिस प्रकार से हम सवाल नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी, जैसे कि मैंने अभी कुछ नाम बताए, वो भी बिना औजारों के काम नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए तो औजारों की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? औजारों की पूजा करते हैं ना। अभी कौन सी विश्वकर्मा जयंती थी ना, देखी, सुनी थी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? तो उस विश्वकर्मा जयंती पे लोगों ने अपने औजारों की पूजा करी कि नहीं, है ना। मिस्त्री किसकी पूजा कर रहा है? जो मिस्त्री है, जो करणी की पूजा करता है ने, वो जो भी गेती है, फावड़ा है, उसका जो भी हथियार है उसकी पूजा करता है कि नहीं, है ना। बहुत से लोग कंप्यूटर से पैसे कमा के खा रहे हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसी से ऑनलाइन काम करते हैं, उससे पैसा कमा के अपना पेट भरते हैं, तो वो उसकी पूजा कर रहा है कि भाई उसकी रोजी रोटी है वो, है ना। ठीक है ना। तो अब हमें फार्मूले याद होना चाहिए, और अगर हमें फार्मूले याद नहीं है तो बड़ी दुख की बात है ना। तो आपकी जो गणित है उसमें हम फार्मूले, आप मेरी मदद कीजिएगा फार्मूले लिखने में, मुझे बताइएगा, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद की, तो शून्यकों का क्या आ जाएगा उसमें? शून्यकों का योगफल, है ना। अब शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया इन बच्चों ने कि सर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? पहला शून्यक। बीटा क्या है? दूसरा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। शून्यकों का गुणनफल की बात करें हम तो अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कर लो, बराबर कितना? c/a, है ना। चलो, अगर हमें मान लो हमें शून्यक दिए गए हैं कि भाई आपके पास अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर 5 है, ऐसा हमें दे दिया गया। मान लो हमें अगर दे दिया है अल्फा बराबर 3, क्या दे दिया हमें? अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 5, ये शून्यक है। किसी बहुपद के जो द्विघाती बहुपद है उसके शून्यक हमें दिए गए हैं कि पहला शून्यक 3 है और दूसरा शून्यक 5। अब आपके पास शून्यक ज्ञात हैं तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इन शून्यकों की मदद से बहुपद बनाइए कि ये शून्य किस बहुपद के हैं, ये जो शून्यक हैं किस बहुपद के हैं, ये जो उत्तर हैं किस बहुपद के शून्यक हैं। तो अब बहुपद निकालने का सूत्र क्या है बताओ? बहुपद, बहुपद, वेरी गुड, बहुपद के, बहुपद बनाने का, बहुपद बनाने का सूत्र क्या सूत्र है बेटा? बहुपद बनाने का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। सही बात है क्या? बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यही है ना। अब इसके बाद अगर हम अगले शून्य की बात करें, अगला फार्मूला क्या होगा आपके हिसाब से बताओ? और कौन सा फार्मूला है? विविक्त कर, है ना। तो चौथा आपका क्या हो जाएगा? विविक्त कर, विविक्त कर, है ना। विविक्त कर ज्ञात करने का फार्मूला क्या है?
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे। और विविक्त कर अगर हमने ज्ञात कर लिया तो विविक्त कर से हमें जो क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, विविक्त कर से हम क्या क्या जानकारी हमें इकट्ठी कर सकते हैं, बताओ। वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप। विविक्त कर से हम क्या क्या जानकारी पता लगाते हैं कि ये जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर को हम डी से शो करते हैं ना, और डी का मान अगर 0 के बराबर है, अगर डी का मान 0 आ गया मान लो, विविक्त कर आपने निकाला, किसी भी आपने वर्ग समीकरण का, किसी वर्ग समीकरण का विविक्त कर आपने निकाला और उसका मान 0 आ गया, तो उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी कि विविक्त कर 0 के बराबर है ना। विविक्त कर का मान कितना आया, 0 आया। तो बताओ क्या जानकारी मिलेगी इससे हमें, बताओ। हाँ, तो समीकरण के मूल कैसे हैं, समीकरण के, है ना, कौन सी समीकरण, वर्ग समीकरण, है ना। वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक, बिल्कुल सही बात है ये तो, कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक हैं और वेरी गुड समान है, वास्तविक और समान। अब समान का मतलब क्या हुआ, समान का मतलब मैं नहीं समझ पाया। मतलब अल्फा का जो मान आएगा वो बीटा का मान आएगा, यानी कि दो मूल आएंगे और दोनों एक जैसे आएंगे। बोले दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, होता ना दिमाग में कि सर दोनों मूल एक जैसे कैसे हो जाएंगे। देखो जैसे मान लो मैंने ये समीकरण लिखी, ये मैंने समीकरण लिख दी, ये वर्ग समीकरण, ये आपकी एक वर्ग समीकरण है ना, वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण के मुझे मूल निकालना है, क्या निकालना है, मूल निकालना है ना। तो इस वर्ग समीकरण के मूल निकालने की कितनी विधियां आपके कोर्स में, वर्ग समीकरण के मूल निकालने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। 2 विधियां कौन कौन सी, पहली विधि कौन सी है, पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। ये जो आपने छोटी क्लासों में ऑलरेडी पढ़ी है ना, 6ठी 7वीं 8वीं या 9वीं में तो पढ़ी होगी, और वैसे 7वीं में भी है 8वीं भी है, मगर 9वीं में तो पक्का है तो है, और 10वीं में तो ऑलरेडी है ही है ना। और तीसरी है आपकी सूत्र विधि, है ना। अब सूत्र विधि, ये 2 विधियां आपके सिलेबस में है ना। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है सूत्र विधि, गुणनखंड विधि थोड़ी शॉर्ट एंड स्वीट कौन सी विधि है, सूत्र विधि, सॉरी गुणनखंड विधि। तो मैं गुणनखंड विधि से इसके मूल निकाल के दिखाता हूं आपको। ये कौन बना के लाया, वेरी गुड, वेरी नाइस, ये भी अच्छा है। ये कौन बना के लाया, थैंक यू। चलो आप देखिए, ध्यान से देखेंगे आप। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 लिखा ना, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 का गुणा 25 में करो, 25 एकम 25, 25 एकम 25। अब गुणा करने पे 25 आना चाहिए, गुणा करने पे 25 और जोड़ने पे बीच वाला, जोड़ने पे बीच वाला, वेरी गुड। कितना बताया आपने, 5 और 5 10, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। तो ऋण के 5x और ऋण के 5x, तो ऋण के 5 और ऋण के 5 जुड़ेंगे तो ऋण के 10 हो जाते हैं। जुड़ते समय ऋण का ही रहता है, ध्यान रखना। ऋण के 5 और ऋण के 5 जुड़ेंगे तो ऋण के 10, कब, जुड़ते समय, है ना। प्लस 25 का 25। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ देखो इसको छेड़ा क्या, मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैंने सिर्फ इसी को छेड़ा। इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, मध्य पद को 2 भागों में बांट दिया, 2 भाग बांट दिए ना। पहले कितने पद थे, 1 2 3, त्रिपदी। अब चतुर्थ पदी हो गया, 1 2 3 एंड 4, कितने पद हो गए, 4। अब 2 2 के ग्रुप बनेंगे नहीं, ये 2 2 के ग्रुप बन गए। अब x इसमें भी और x इसमें भी है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, x का पावर 2 में से 1 बाहर आ गया तो 1 बच गया। ये वाला x, देखो ये वाला x बाहर आ गया, ये कॉमन बाहर आ गया, ये ऐसा वैसा उठ के यहाँ से, तो यहाँ क्या रह गया, अकेला 5 रह गया। चलो
यहाँ पे आपका 5 रह गया, ठीक है। अब 5 के पाड़े में 5 आते हैं, 5 के पाड़े में 25 भी आते हैं, तो ये 5 इधर से बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रह गया आपका x। अब यहाँ अगर माइनस है, सुन लेना मेरी बात को, यहाँ अगर माइनस है तो आपको ऑलरेडी यहाँ माइनस लगाना ही है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें कुछ भी हो हमें दिक्कत ही नहीं। ये अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। इस खांचे में आपको इस खांचे पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, इस कोष्टक पे ध्यान देना है, समझ गए, है ना। तो 5 का पाड़ा बोलो 25 आ जाए, 5 का 25, दोनों सेम टू सेम ब्रैकेट हो जाना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम, हैम टू हैम, समझ गए कि नहीं, है ना। चलो अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 और x माइनस 5 इज ए कॉमन, x माइनस 5 इसमें से भी कॉमन, x माइनस 5 इसमें से भी कॉमन, ठीक है। तो मैंने ये x माइनस 5 को कॉमन ले लिया। अब इधर क्या रह गया भैया, देखो ये तो बाहर आ गया, ये पूरा कहाँ आ गया, तो यहाँ क्या रह गया भैया अकेला, और ये भैया बाहर आ गया रे, ये देखो ये पूरा भैया बाहर आ गया ना, यहाँ क्या रह गया अकेला, ऋण का 5, और बराबर में क्या है 0। अब हम क्या करते हैं, हम करते क्या है बताओ, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, गुणनखंड कितने मिले, तो दोनों डब्बों को किसके बराबर रख देंगे, यहां से लाइन खींचेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 लिख दिया, x माइनस 5। अब इसके बराबर भी 0, x माइनस 5। अब क्या होगा, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो धन का 5 हो गया। अब क्या होगा, माइनस का 5 उधर जाएगा तो धन का 5 होगा। अब ध्यान से देखिए आप, x के 2 मान प्राप्त हुए, x बराबर 5 और x बराबर, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, दोनों ही एक ही है, तो समान है कि नहीं है। तो अब समान का मतलब समझ गए, ये भी, इसको अगर x की जगह अल्फा मान लें, ये पहला मूल अल्फा बराबर 5, तो बीटा बराबर भी, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं इसकी, समझे कि नहीं। तो मूल बराबर होते हैं, इसका मतलब समझ गए, दोनों मान एक जैसे आएंगे, x के 2 मान आएंगे और दोनों सेम आएंगे। अगर ये 5 है तो वो भी 5, ये 3 है तो वो भी 3, इसको कहते हैं मूल बराबर होना, या मूलों की पुनरावृत्ति होना। पुनरावृत्ति हुई कि नहीं, रिपीट हुए कि नहीं, इसको पुनरावर्त मूल भी कहते हैं, बराबर भी कहते हैं। कब हुआ, जब विविक्त कर कैसा था, विविक्त कर कितना था हमारा बताओ, विविक्त कर का मान कितना था, विविक्त कर का मान कितना था 0 होगा, तब ऐसा होगा। समीकरण क्या थी हमारी समीकरण थी x² माइनस 10x धन 25 बराबर 0, ये हमारी समीकरण थी, यही थी ना समीकरण हमारी। और इसमें d का मान निकाल के देख लेते हम, है ना, यहाँ आगे एक ही है ना आगे, तो ये एक को हम क्या मानेंगे बाबर, इस एक को हम क्या मानेंगे, एक को हम क्या मानेंगे, ए, देखो मानक रूप बैठ जाए, इस समीकरण की तुलना हम मानक रूप से करेंगे, ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसके इक्वेशन। यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, और b की जगह कितना बैठा है, तुम बताओ बेटा पंकज, b की जगह कितना, b बराबर कितना हो जाएगा, बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा ललित, b बराबर कितना है 100, b बराबर 2, वेरी गुड। हाँ बेटा तुम बताओ मुनिया, b बराबर कितना, b इज इक्वल 10, इज सिट एंड यू एंड रूप सिंह 10 एंड बैठ जाओ, आखिरी में कौन है ये, हाँ बोल बेटा कन्हैया लाल, b बराबर कितना बेटा
बी बराबर 10। सही जवाब अपने जाटवा 10। एंड मौर्य बी बराबर कितना बेटा? 10। वाओ बढ़िया, मतलब सबको इनाम मिलना चाहिए। बी बराबर कितना बेटा? -10 है भैया। ये बी की जगह कितना बेटा? माइनस का है नहीं, ये अंधे हैं क्या तुम? बैठ जाओ बेटा, बी -10 है। माइनस को बोलना पड़ता है। अगर ये धन का होता तो यूं नहीं बोलना कि धन के 10, माइनस को बोलना पड़ता है। -10 है, मतलब अभी तक जितने भी जवाब आए सब गलत आए। और भागवंता ने सही जवाब दिया है कि सर b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू कितना भैया? बताओ विशाल, c बराबर कितना? 25। तो c की जगह 25 मिल गया। अब हमें विविक्त कर निकालना है, तो विविक्त कर का मतलब डिक्रीमिनेंट, डिक्रीमिनेंट का मतलब d से शो करना। जैसे मेरा नाम राजेश है तो r से शो करते कि नहीं? r फॉर राजेश है कि नहीं? तो d फॉर डिक्रीमिनेंट, तो v² -4ac, तो d इज इक्वल, b बोले तो कितना? -10, -10 का होल स्क्वायर है ना, -10 का होल स्क्वायर एंड -4 a इज कितना बेटा? a इज 1 एंड c इज 25। देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? d इज इक्वल टू देना बेटा, d इज इक्वल टू चॉप देना मेरे को। तो देखो -10 की घात 2, -10 की घात 2 का मतलब समझे आप? -10 की घात 2 का मतलब क्या होता है? -10 की घात 2, इसका मतलब समझे? -10 की घात 2 का मतलब नहीं समझे तो अब समझ लेना। -10 में -10 का गुणा करना, 2 बार लिखना, -10 को -10 -10 -10 और बीच में क्या क्या का निशान? बीच में गुणा का निशान लगाना, बीच में क्रॉस मल्टीपल, बीच में गुणा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और 25 एकम 25, 25 एकम और 25 चौक 100, और फिर d बराबर कितना आ जाएगा? 100 में से 100 गया तो 0 आया कि नहीं आया? और d बराबर 0 आ गया, मतलब इसके मूल कैसे होंगे? इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? d बराबर 0 आया, इस समीकरण का d का मान निकाला। ये जो समीकरण वर्ग समीकरण दी गई थी, इस वर्ग समीकरण के d का मान 0 आया, दी गई वर्ग समीकरण के d का मान 0 आया, मतलब इस समीकरण के मूल कैसे हैं? इस समीकरण के मूल बराबर हैं। मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक और बराबर हैं। मूल वास्तविक और बराबर, और बराबर है तो मैंने करके दिखाया कि नहीं? निकाल के दिखाया ना, अभी दोनों बराबर आए थे ना, तो मूल वास्तविक और बराबर है। बात समझ में आ गई? चलो, अब d का मान अगर मान लो 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा बताओ? d का मान अगर 0 से बड़ा आ गया, जैसे आपने d का मान निकाला, और d का मान अगर मान लो बड़ा आ गया 0 से, अब 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब क्या 0 से बड़े ही तो होते हैं। तो d का मान लो 0 से बड़ा आ गया, अब मूल कैसे होंगे? वेरी गुड, मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक और असमान। असमान का मतलब समझे? असमान का मतलब क्या, मुझे समझाओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। असमान का मतलब क्या होगा? x के 2 मान आएंगे, x के 2 मान निकलेंगे, तो दोनों अलग अलग आएंगे। मान लो x बराबर आया आपका 3, तो एक x का मान 3, तो दूसरे x का मान आ जाएगा 4 या 7, कुछ भी आएगा मतलब, मगर 3 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। समझे कि नहीं? कुछ भी आएगा मगर वो अलग ही आएगा, डिफरेंट आएगा, असमान। ठीक है, चलो ये वाली बात भी क्योंकि क्लियर है ना। अब अगर d का मान छोटा होगा 0 से, अब 0 से छोटा कौन सी कोई संख्या हो सकती है क्या? 0 से छोटी होती नहीं, माइनस, ऋणात्मक संख्याएं सब 0 से छोटी होती है। ऋण का 1 बड़ा कि 0 बड़ा? ऋण का 1 बड़ा कि 0 बड़ा है? ऋण का 1, अभी किसी ने बोला था सर ऋण का 1 बड़ा है?
चलो जो उसने भी बोला, देखो मैं बता देता हूँ कि भाई छोटा कैसे होता है सर, कैसे मान ले सर आप कैसी बात करें, जीरो तो सर जीरो होता है और ऋण का एक तो सर बड़ा होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, एक बात बता रहा हूँ मैं, कर्जा तो है मगर माना कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और सरवन है, सरवन ने 1 लाख का ऋण ले रखा है स्टेट बैंक से, इसके ऊपर ऋण कितना है, सरवन के ऊपर 1 लाख का ऋण है, सरवन के ऊपर कितने का ऋण है, और मेरे ऊपर ऋण कितना, 0। तो दोनों में से सुखी कौन, जो सुखी वो बड़ा, जो दुखी वो छोटा। इसको नींद ही नहीं आ रही, बोले 1 लाख का ऋण है और बैंक में किस्त भरनी है, किस्त टाइम पे नहीं भरेंगे तो 600 रुपये पेनल्टी लग जाती है, नुकसान हो रहा है कि नहीं, प्लस ब्याज भी देना पड़ रहा है इसको बैंक वाले को, और अगर नहीं भर पाया तो समस्या है कि नहीं। तो बताओ दोनों में से बड़ा कौन, जबकि ये तो ऋण का है। तो ये बताओ कि ऋण का 1 लाख बड़ा कि 0 बड़ा, ऋण का 1 लाख बड़ा कि 0 बड़ा, 0 फिर भी 0 बड़ा। अच्छा एक बात और बताओ कि ऋण का 1 लाख बड़ा कि ऋण का 1 बड़ा, ऋण का 1 लाख बड़ा कि ऋण का 1 बड़ा, ऋण का 1 बड़ा, क्योंकि इसके ऊपर 1 ही रुपए का ऋण बचा, सब चुका दिया इसने, एक रुपए का ऋण है और इसके ऊपर 1 लाख का ऋण है, तो इसको तो नींद आ जाएगी मगर इसको फिर भी नींद नहीं आएगी। बोले कर्जो यार, टेंशन है यार, काम पे जाना पड़ेगा उठ के यार, ऐसा नहीं कि सुबह नींद ही नहीं खुले, नहीं फिर लेट जाऊं तो ठेकेदार भगा दे, 9 बजे आने को टाइम है कहीं भग, भाई ठेकेदार तो भगा देता है। अगर तुम 9 बजे बेलदारी करने जाओगे तो बोलेगा 9 बजे कोई आने का टाइम है यार तेरा, 8 बजे काम शुरू होना है, नहीं शुरू होना है। चलो तो छोटे बड़े की पहचान मालूम पड़ गई ना, है ना। चलिए अब आपको मैं क्या कह रहा था, हाँ d इज लेस देन 0, d क्या है, d छोटा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे बताओ, मूल अधिकल्पित होंगे जिनको हम निकाल ही नहीं पाएंगे, मूल अधिकल्पित होते हैं, मूल अधिकल्पित होते हैं, मूल कैसे होते हैं, अधिकल्पित होते हैं। समझ में आई मेरी बात सबको। चलिए अब ये बात हो गई, अब इसके बाद में क्या है बेटा अपना सूत्र, सूत्र विधि है ना। सूत्र विधि का सूत्र किस किस को याद है, वर्ग समीकरण को हल करने की एक और विधि का नाम क्या है, वर्ग समीकरण को हल करने की एक और विधि है, उस विधि का नाम क्या है, सूत्र विधि। और इस विधि को, विधि का भी एक और नाम है, इस विधि का एक और नाम है, जिन्होंने इस विधि का निगमन किया है, जिन्होंने, जिस गणितज्ञ ने, जिस महान विद्वान ने इस सूत्र विधि का निगमन किया है, यह तरीका हमें निकालने का दिया है, उस महान आचार्य के नाम से इसका नाम है, क्या है बेटा, श्रीधराचार्य विधि भी इसे कहा जाता है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि भी इसको कहते हैं, बोलो आप, है ना। तो कभी ऐसा आ जाए कि श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लिखो तो तुम बोलो अरे सर ये पढ़ा वो भूल गया था यार, सर ने तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा दियो जबकि सर ने। सूत्र विधि को ही धराचार्य विधि भी कहते हैं, समझे कि नहीं। तो सूत्र मुझे बता दो, चलो पंकज बता बेटा सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2। वेरी गुड बॉय, बैठ जाओ। देखो पंकज देवदा बहुत अच्छा कर जाएगा, और मैं बता रहा हूँ ना कि इतने अच्छे नंबर बनाएगा, परसेंटेज बहुत बढ़िया। विशाल बेटा तुम भी थोड़ा ऐसा नहीं कि अपनी नाक कट जाए क्या, क्योंकि नाक का सवाल है, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण नाक होती है।
है कि होती कि नहीं होती? अरे भाई दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नाक। पढ़ा कि नहीं? किताब में पाठ पढ़ा ना, 8वीं में ये क्या नाक का निबंध है ना? कौन सी क्लास में था वो? उसमें एक नाक बना रखी है अजीब सी, है ना? तो नाक का सवाल है बेटा। विशाल अपनी एक बार नाक चपटी ऊंची होगी के हैगी के नपुरो है? अब फिर फेल मत हो जा, जो तू एक बार फेल हो गयो के, है ना? तो इस बार थोड़ा मतलब मेहनत कर ले, है कि? तेरा पड़ोसी भी अच्छा मिल गया अब तो तेको, है कि नहीं? तो दोनों मिलके पढ़ा करो, है ना? देखो दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ कि भाई उससे अपने को सपोर्ट मिले, अपने को उससे सपोर्ट मिले, है कि नहीं?